बच्चों, आज हम साधारण घनीय इकाई सेल के कुछ और गुणों के बारे में पढ़ेंगे। साधारण घनीय इकाई सेल के बारे में आप सब जानते हैं कि इस एक प्रकार की इकाई सेल में घटक कण कॉर्नर्स पे उपस्थित होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है, कॉर्नर्स पे उपस्थित होते हैं। अच्छा, ये नाभिक शो करा है मैंने, ये सब टॉपिक है। इन्हें अगर एटम्स रिप्रेजेंट करूँगा तो ये एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे ना, सारे एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे एक दूसरे को, ये सारे एटम्स उपस्थित होंगे यहाँ पर। तो मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने दो एटम्स, ये वाले जो दो एटम्स हैं वो यहाँ पर शो कर दिया है। ये दो एटम्स हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, ये घनीय तंत्र है। घनीय तंत्र होने के कारण इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है, तो हम इसे ए मान लेते हैं। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भी ये है। ये आपका स्मॉल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल आर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एटम्स की जो त्रिज्या है ना, हमने कंसिडर कर लिया, मान लिया कि आर है। तो ये एटम है, एटम का त्रिज्या स्मॉल आर है, ये दूसरा एटम है, इसकी त्रिज्या भी स्मॉल आर है। अच्छा, इसे पॉइंट को मैं ए और इसे बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्या नजर आ रहा है, ए बी किसके इक्वल नजर आ रहा है, आर प्लस आर, दो आर के इक्वल हो गया, 2r के इक्वल लिख देता हूँ मैं। अच्छा, ए बी वैसे किसके इक्वल है, स्मॉल ए के, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो स्मॉल ए किसके इक्वल हो गया, इन दो इक्वेशन से 2r के इक्वल हो गया। तो ये संबंध आ गया हमारा इस इकाई सेल के कोण, ए को कोण कहते हैं, इस इकाई सेल के कोण और परमाणु की त्रिज्या के बीच में। अच्छा, अब हम मोल प्रभाज के बारे में पढ़ लेते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज, जिसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल प्रभाज का मतलब होता है कि इस इकाई सेल के अंदर घटक कणों ने कितना स्थान घेर रखा है। जितना भी भाग घेर रखा है ना घटक कणों ने, उस भाग को हम मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे किसी बर्तन में आधा भाग पानी डाल दिया आपने, तो आपका कहोगे आधे भाग तो पानी भरा हुआ है, तो आधा भाग क्या कहलाएगा, उसका प्रभाज कहलाता है। तो यहाँ पर यूनिट सेल के अंदर घटक कणों द्वारा घेरे गए स्थान को, घेरे गए भाग को या घेरे गए अंश को मोल प्रभाज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये मैंने मोल प्रभाज का परिभाषा लिख दी है। किसी घनीय इकाई सेल में घटक कणों के द्वारा घेरे गए आयतन के अंश को मोल प्रभाज कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन ये है कि इकाई सेल में घटक कणों के द्वारा घेरे गए आयतन के हिस्से को या अंश को मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, चलिए हम उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक कंटेनर है, 500 ml का कंटेनर है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपने ये वाटर डाल दिया, 200 ml वाटर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। चलिए, तो आप चलो ऐसे 250 कर लेते हैं और इजी हो जाएगा। 250 ml हमने वाटर डाल दिया, इसका मतलब आधा भाग हमने इसके अंदर वो वाटर पानी डाल दिया है। अच्छा, तो 250 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, ये सॉल्व होके आपका 1/2, इसका मतलब आधा भाग आ गया। तो इस कंटेनर के अंदर आधा भाग तक पानी भरा हुआ है। तो मोल प्रभाज भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। मोल प्रभाज का भी फॉर्मूला ऐसे ही लिखेंगे हम। मोल प्रभाज, देखिए जरा यहाँ पर आपने ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पे पानी का आयतन, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे घटक कण है। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाकर मैं ऊपर लिखूंगा घटक कणों का आयतन। और नीचे आपने यहाँ पे क्या लिखा, 500 ml, जो इस कंटेनर का आयतन है। यहाँ पे कंटेनर तो यूनिट सेल है, तो लिखेंगे हम यूनिट सेल का आयतन या आप घनीय इकाई सेल का आयतन। चलिए, ठीक है। अब साधारण घनीय इकाई सेल के लिए मोल प्रभाज की गणना भी हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इस वाले यूनिट सेल के अंदर घटक कण उपस्थित है। कितने पार्टिकल्स होते हैं आप लोगों को पता होता है कि घटक कणों, इस साधारण घनीय तल में घटक कणों की संख्याएं 8 × 1/8 से निकालते हैं। एक निकल के इसके अंदर घटक कण जो है वो एक घटक कण उपस्थित है, सिर्फ एक घटक कण इसके अंदर उपस्थित है। एक घटक कण का आयतन 4/3 πr³ होता है।
और 1 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक घटक उपस्थित है। अच्छा, 4/3 पाई आर क्यूब क्यों? क्योंकि घटक कर गोले के रूप में होते हैं और गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इस वजह से हमने 4/3 पाई आर क्यूब लिया। अब इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल जो है वो हमारा घन है और घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब, यहाँ पर भुजा तो ए है तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए क्यूब। तो आपका आंसर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ए की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी 2r, तो ए की जगह पर हम लिखेंगे 2r क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 आर क्यूब हो गया। आर क्यूब से आर क्यूब आपने कैंसिल कर दिया, 4 2 ज़ा 8, तो आपका आंसर आया यहाँ पर पाई अपॉन 3 2 ज़ा 6 पाई अपॉन 6 लिख देते हैं, मोल प्रभाग पाई अपॉन 6। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, 6 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 0.52। तो साधारण घनीय इकाई सेल का जो मोल प्रभाज होता है वो 0.52 होता है। एक टर्म और आता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने जो मोल प्रभाज निकाला है ना, फाइंड करा, उस मोल प्रभाज में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये 52%। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले घनीय सेल के अंदर घटक कणों ने 52% जगह घेर रखी। 52% इस जगहों में मॉलिक्यूल उपस्थित हैं और बाकी 100 में से 52 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 48। हाँ, बाकी 48% जगह जो है वो खाली है। इसके अंदर अभी 48% जगह खाली है और 58% जगह भिड़ा हुआ है। ठीक है ना, घटक कणों ने वो स्थान घेर रखा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके अंदर, वो ये पूछा जाता है कि निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी। निकटतम परमाणु के बीच की दूरी मतलब दो निकट के परमाणुओं के बीच की दूरी निकालनी है। जैसे ये दो निकट के परमाणु दिख रहे हैं आपको, निकट के परमाणु के बीच की दूरी निकालने के लिए इस परमाणु का नाभिक और इस वाले परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी देख लेते हैं, वही हमारे निकटतम परमाणु के बीच की दूरी हो जाती है। तो देखिए ये निकटतम परमाणु के बीच की दूरी कितनी नजर आ रही? आर एंड आर कितनी है वो हमारी 2r। तो ये लिख देते हैं 2r, और 2r हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। 2r जो है स्मॉल ए के इक्वल है, तो 2r की जगह पर हम स्मॉल ए लिख देते हैं। ये घनीय कोण की लंबाई दे रखी। क्वेश्चन में हमेशा घनीय कोण की लंबाई को दे रखा होगा तो आपसे पूछ लेते हैं कि निकटतम परमाणु के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप वहाँ पे टिक करेंगे कि निकटतम परमाणु के बीच की दूरी भी स्मॉल ए ही होगी, जो इस इकाई सेल का कोण की लंबाई है। ठीक, थैंक यू, आज इतना ही।